Hi everyone. So we are doing currently economics for CUET 2025 and as we all know कि syllabus change हो चुका है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अब एंड हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं बेसिकली लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो थोड़े से मिसिंग है और जो मुझे लगता है कि जिन पोर्शंस को अटेंशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उन्हें बाद में सेपरेटली नहीं लेके जाना चाहती सिंस वी हैव स्टार्टेड सो हम एक फ्लो बना के रखेंगे सो हमने अभी तक एनसीईआरटी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन एंड मैंने आपको हाईलाइट भी कराया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राइट लेकिन उसमें पीपीएफ था एक बॉक्स था अब नॉर्मली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो एनसीईआरटी में बॉक्स है वहां से केस स्टडी आने के चांसेस बहुत रहते हैं जिससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आए हुए हैं पास्ट ईयर में बिकॉज ये वाला यूनिट प्रीवियस 3 सालों में भी था तो उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है एनसीईआरटी ने लाइन में बोला है लेकिन डिटेल में नहीं समझाया मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गिवन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है तो एनसीईआरटी तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी में अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट भी बोल दिया और उसको ठीक से नहीं भी समझाया तो वो हमारी ड्यूटी है ठीक से समझना है विच इज वाई आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम सबसे पहले इट्स एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ एक थॉट है आपने क्लास आज शुरू करी है जब देखनी तो आपके लिए वो कहता है जस्ट स्टार्ट विद थॉट कि अगर इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते या है ऑब्वियसली सबके पास है शुड वी इन्वेस्ट इन मोर डिफेंस या एजुकेशन तो आपका क्या कहना है इस बारे में जस्ट सोच के देखना कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने जो लिमिटेड रिसोर्स है बिकॉज कल ही हमने पढ़ा कि सारी प्रॉब्लम सारी इकोनॉमिक्स शुरू ही क्यों हुई थी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही ना करती अगर अबंडेंस होती अगर रिसोर्स ही रिसोर्स होते सपोजिटली कोई पेड़ होता जहाँ पे पैसे लटके हुए होते 500 का नोट 100 का नोट ऐसे कोई पेड़ होता आपको जो चाहिए पेड़ से पैसे तोड़े दिए और ले लिया तो ना आपको कोई स्कैर्सिटी होती ना लिमिटेड रिसोर्स होते अनलिमिटेड पैसा होता जो चाहिए जाके खरीद लो जो चाहिए जाके ले आओ एंड उसके बाद ले लोगे तो कोई चॉइसेस भी नहीं होंगी जो मन करेगा ले सकते हो तो चॉइस भी नहीं करनी पड़ेगी सो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई सारी प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे तो क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्स है अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हमको यूज करना है कल के एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था आपके पास 1000 रुपीज है अब या तो आप फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने जा सकते हो या फिर आप कुछ और सोच सकते हो या अपने लिए पार्टी कर सकते हो वॉट एवर you have to make a choice because you have limited resources okay so that's what you have to choose it's just a thought to begin the class so that आप एक अलाइनमेंट में रहो क्योंकि माइक्रो क्या है ना आईडी की तरह नहीं है कि आपने डेट्स रट ली या आपने चीजें रट ली रटने का काम नहीं है रोड लर्निंग नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी ही पड़ेगी समझ गए वो एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक एग्जाम्पल दिमाग में बैठ गया कि अच्छा मैम ने ये बोला था तो ये होता है उसके बाद पेपर में भी आएगा ना क्वेश्चन दिमाग लगा सकते हो लॉजिक लगा सकते हो बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स लॉजिक okay so in the class I'm teaching you the concept whereas I'm also teaching you side by side that you know how to apply logic okay so if the government has 1000 crore should it be should it be spending more on metro expansion या आपका digital infrastructure पे spend हो सकता है just thought आप answer करके देखना can India produce everything we want at once so these are few questions if you I would really appreciate if you answer in the comment box so that I know your mindset and फिर क्या होता है कमेंट में बताओगे ना मैं ईच कमेंट का जब रिप्लाई करूंगी तो आपको पता लगेगा कि आप सही हो या गलत हो और गलत हो तो कहाँ गलत हो और क्यों गलत हो मेरा काम है वो आपको समझाना पर जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा आप क्या सोच रहे हो तो हाउ विल आई हेल्प यू दैट्स द थिंग ओके नाउ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे आई क्यूरेटेड सम क्वेश्चन मैं बिल्कुल स्टूडेंट माइंडसेट में गई और मैंने सोचा जब मैं स्टूडेंट थी मुझे क्या क्वेश्चन आते थे पीपीएफ से रिलेटेड मैंने वही क्वेश्चन डाल दिया और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करी है राइट सो सबसे पहले व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट वी आर नॉट सेइंग कर्व वी आर नॉट सेइंग फ्रंटियर वी आर सेइंग सेट ठीक है कल भी मैंने डिफरेंस बताया था represents all possible combination of goods and service that an economy can produce with its available resources set of combination अब ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आपको कैसे पता लगता है ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आप एनसीईआरटी का एग्जांपल दे सकते हो ये आपको ऐसे पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बता रहे हैं सो वो आपको बता रहे हैं कि एक हो सकता है अगर आप कोई दो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक की जीरो करोगे तो बाकी की सारी बाकी की कर सकते हो
तो ये सारी चीजें, ये जब आप कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लेते हो ना कि ए बी सी इतने कॉम्बिनेशन है, इसको सेट कहते हैं। अभी हम कर्व नहीं बनाया, हमने हमने ग्राफ पे नहीं प्लॉट किया, हमने बस ऐसे बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वो बोल रहा है, इमेजिन इंडिया हैज ओनली टू रिसोर्सेज, फैक्ट्रीज एंड वर्कर। इंडिया के सिर्फ दो ही रिसोर्सेज है, एक तो फैक्ट्री, एक वर्कर। सो वी कैन आइदर प्रोड्यूस मोर कार्स और मोर ट्रैक्टर्स यूजिंग द सेम रिसोर्स, बट वी कांट प्रोड्यूस अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ बोथ, क्योंकि लिमिटेड है ना रिसोर्स। ठीक है। सो इससे की लर्निंग क्या आती है? की लर्निंग आती है कि जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है वो दिखाता है कि रेंज क्या है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे हमने एनसीईआरटी में देखा था, एनसीईआरटी आपको बोल रही थी कि एक इकोनॉमी है जो या तो कॉर्न प्रोड्यूस कर सकती है या कॉटन प्रोड्यूस कर सकती है। अब उन दोनों में से भी रिसोर्स, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि आपका जो लैंड है वो लिमिटेड है, ये रिसोर्स है आपका। ठीक है, ये आपका रिसोर्स है। तो अब या तो ये पूरा का पूरा रिसोर्स आप कॉटन के लिए यूज कर लो, ठीक है, या रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, तो जैसे जैसे आप कॉर्न बनाने लगोगे, कॉर्न का एरिया बढ़ाने लगोगे, तो वैसे वैसे आपको कॉटन का एरिया कम करते जाना पड़ेगा। तो कॉर्न की यूनिट्स बढ़ेंगी तो कॉटन कम होगा। सिमिलरली कॉर्न अगर जीरो है तो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस, पूरे लैंड पे कॉटन प्रोड्यूस हो सकता है, जो येलो पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे कॉर्न प्रोड्यूस करना शुरू करोगे, वैसे वैसे कॉटन का एरिया कम होता जाएगा एंड कॉटन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। ये चॉइस क्यों करनी पड़ी आपको? ये चॉइस इसलिए करनी पड़ी आपको क्योंकि जो रिसोर्स है, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको येलो में, जो आपको लैंड दिख रहा है इस वक्त, वो बेसिकली लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, इसी वजह से चॉइस करनी पड़ी ना। अगर अनलिमिटेड होता, अब अनलिमिटेड कैसे होता है यहाँ पे? ठीक है, अनलिमिटेड ऐसे होता कि आपके पास एक लैंड होता पूरा का पूरा कॉर्न के लिए, एक लैंड हो जाता कॉटन के लिए, तो यहाँ पूरी कॉटन बनाओ, यहाँ पूरा कॉर्न बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही लैंड है वो येलो सर्कल, या तो वो पूरा येलो सर्कल येलो रख सकते हो, जैसे जैसे उस सर्कल को रेड करते जाओगे तो येलो पार्ट कम होता जाएगा। तो अगर येलो पार्ट कॉटन है और रेड पार्ट कॉर्न है, तो अगर पूरा येलो है तो पूरा कॉटन ग्रो करो, पर जैसे जैसे कॉर्न बढ़ाओगे, रेड पोर्शन बढ़ाओगे, वैसे वैसे येलो के लिए एरिया कम होता जाएगा। क्लियर? परफेक्ट। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये चीज मैं कल भी डिटेल में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, काम की बात अभी आगे आ रही है। सो वीडियो को आप प्लीज क्लास को एंड तक देखना, इसका रीजन है एंड में मैंने 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ एंड ये सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको बस दिखा रहे हैं कि सीयूटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं गाइस। अगर आपको डिटेल क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो आपको मेरी क्लासेस में मिलेगा, पेड क्लासेस में, उसका भी मैं सारा कुछ डाल दूंगी एंड में। लेकिन हाँ, मैं अभी आपको भी प्रैक्टिस कराती रहूंगी, सो डोंट यू वरी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पेड क्लासेस होंगी तो यूट्यूब में होगा? यूट्यूब होगा, बिल्कुल होगा। यूट्यूब पे मैं आपको एक आइडिया देती जाऊंगी किस तरह का आता है, बट डिटेल प्रैक्टिस एंड डिटेल एनालिसिस हम पेड क्लास में ही करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन टू, व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है हमारा? अब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट देख लिया था, अब हम फ्रंटियर देखेंगे। फ्रंटियर को कर्व भी कहते हैं। ये बेसिकली पीपीएफ जो होता है ये बाउंड्री होता है ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, बाउंड्री। ठीक है, जो सेट है, जो कॉम्बिनेशन है, जब उसको हम ग्राफ पे उतारते हैं तो जो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं वो कॉम्बिनेशन के, यानी ये वाले कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, तो ये जब हमने ज्वाइन किया ये बाउंड्री हो गई ना। ये किस चीज की बाउंड्री हो गई? ये सेट, ये तो सेट के कॉम्बिनेशन थे। जब हमने इन्हें ग्राफ पे उतारा, जब हमने इन्हें ज्वाइन करा, तो जो कर्व बना, जो बाउंड्री बनी, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। वो दिखाता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दो गुड्स का जो प्रोड्यूस हो सकता है। सबसे जरूरी बात, कब प्रोड्यूस हो सकता है? जब रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूज। सारे रिसोर्सेस, पूरा लैंड यूज कर लिया ना हमने। क्या देखा वहां पे कि आपका ये लैंड है, तो ये पूरा लैंड यूज किया ना, इसमें से कॉटन का ये पार्ट था, कॉर्न का ये पार्ट था, बट लैंड तो पूरा यूज किया। ऐसा तो नहीं कि ये आपका लैंड था और आपने क्या किया, आपने इतना हिस्सा तो कॉटन के लिए यूज करा, उसके बाद आपने जो रेड पार्ट है वो आपने इतना हिस्सा कॉर्न के लिए यूज करा, और ये वाला लैंड तो रह ही गया, ये वेस्ट हो गया, ये रिसोर्स वेस्ट हो गया, ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गई, ये खाली पड़ा है। ऐसा नहीं करना। जब फुल रिसोर्स यूज हो जाता है एफिशिएंटली, तो जो बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकता है कॉर्न और कॉटन का, उसको हम जब प्लॉट करते हैं कर्व पे, जब उसको ज्वाइन करके हम बाउंड्री बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। की लर्निंग क्या आई है यहाँ से? की लर्निंग हमारी सबसे बड़ी ये आई है कि पीपीएफ हमें बताता है
कि हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस विद व्हाट वी हैव, लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, उससे हम कितना प्रोड्यूस इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं। तो अगर इंडिया है, इंडिया के पास कोई लिमिटेड रिसोर्स है, इंडिया का लैंड कितना लिमिटेड है, अगर इंडिया का लैंड ऐसा है, सॉरी फॉर माय मैप, मैंने बस डायमंड बना दिया, पूरा मैप नहीं बनाया, पर अगर इंडिया का लैंड इतना है तो इंडिया वही यूज कर सकती है। तो हमारे पास जितना है उतने में हम बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रेंडली। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट पे, व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीएफ एंड व्हाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पीपीएफ इज कॉनकेव बाउड आउटवर्ड। अब मैं आपको तीन शेप्स दिखा रही हूँ। ठीक है, ये होती है कॉनकेव शेप। ठीक है, ये आपकी कॉनकेव शेप होती है, ये होती है आपकी कॉन्वेक्स। ठीक है, एंड आपका क्या होता है, आपका ये होती है शेप स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल याद आ रहा है कोई, एग्जाम्पल याद आ रहा है, एग्जाम्पल में स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बजट लाइन। कॉन्वेक्स क्या होता है, आईसी कर्व। कॉनकेव क्या होता है, पीपीसी या पीपीएफ। अगर कोई नोटबुक लेके बैठे हो तो प्लीज ये लिख लो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये तीन तरह की शेप्स दिखाई है मैंने आपको, किसी भी ग्राफ की ये तीन तरह की शेप बहुत कॉमनली इकोनॉमिक्स में यूज होती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल बजट लाइन है, कॉन्वेक्स का एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व है, जो अभी हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम कॉनकेव पे फोकस कर रहे हैं। जो आपका पीटीएफ कर्व है उसका जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। इसको हमने और क्या बोला है, इसको हमने बोला है बाउंड आउटवर्ड, बाहर को निकला हुआ है। कर्व समझ आ रहा है ना, बाउंड आउटवर्ड का मतलब क्या है, बाहर, मतलब ऐसे बाहर को निकला हुआ दिख रहा है ना, ये येलो पार्ट जो बाहर को निकला हुआ है, तो वो इसका मतलब है बाउंड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये होता है, पर ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि कोई एक चीज आप प्रोड्यूस करोगे। अब आप वापस पीछे आ जाओ, सेट पे आ जाओ। जैसे जैसे आप कॉर्न की एक एक यूनिट बढ़ा रहे हो, +1 हुआ, +1, +1, +1, कितना माइनस करना पड़ा, ये मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट यू नो कितना माइनस करना पड़ा आपको। ठीक है, पहले -1 करना पड़ा, +1 कॉर्न के लिए, -1 कॉटन, फिर -2 करना पड़ा। ठीक है, एक और कॉर्न बनाने के लिए ज्यादा कॉटन सैक्रिफाइस करनी पड़ी, फिर एक और कॉर्न बनाने के लिए और ज्यादा कॉटन सैक्रिफाइस करनी पड़ी, एंड एक और कॉर्न बनाने के लिए तो पूरी ही कॉटन सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो ये जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताई थी कल मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोल। यानी कोई एक काम करने के लिए मैंने जो नेक्स्ट बेस्ट काम मैं कर सकती थी वो मैं नहीं कर रही। अभी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मैं अभी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड ना करती तो मैं शायद कुछ और कर रही होती। मे भी मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, मैं क्वेश्चन बैंक बना रही होती आप लोगों के लिए। तो अभी मेरी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरा क्वेश्चन बैंक ना बना पाना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप कॉर्न और प्रोड्यूस करते हो, एक एक यूनिट कॉर्न की और प्रोड्यूस करनी है आपको, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके लिए। मैं इस वक्त क्लास लेने के लिए क्वेश्चन बैंक बनाना सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ पे क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस वक्त क्वेश्चन बैंक बनाना। तो आपको सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ना एक काम करो फटाफट से, आई डोंट नो आप ये अभी देख रहे हो या आप बाद में देखोगे, जब भी देखोगे, whenever you watch this video just pause right here and राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इस वक्त ये वीडियो देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी, यानी इस वक्त ये वीडियो देखने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो इस वक्त आप क्या कर रहे होते, इस फटाफट से कमेंट पे लिख दो, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना गाइस। सी एवरीथिंग ना इन लाइफ इज अ टू वे प्रोसेस। आई एम सॉरी, आई जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू फॉर अ मिनट एंड आई रियली वांट टू स्पीक दिस आउट बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। आई नो ये लेक्चर हर कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, आई नो ये लेक्चर वही देख रहे हैं इस वक्त जो बहुत, जिनको नीड है, जो जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एंड जिनका सपना है इकोनॉमिक्स में 100% लाना। एंड ट्रस्ट मी, आपका तो सपना है ही, आपका 100% लाना है। आप वीडियो देखोगे, आप पढ़ लोगे, आप चले जाओगे। बट मेरे को एसआरसीसी नहीं जाना ना, मेरा वो एम नहीं है। बट आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, एक्स्ट्रा, like extra hours I'm putting in just for you all.
जस्ट फॉर यू ऑल, ट्रस्ट मी। एंड आप लोगों को पता होगा, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मैसेज कर दो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं हर किसी का इंडिविजुअल रिप्लाई करती हूँ, हर किसी को कोई भी डाउट है वो एड्रेस करती हूँ। इट टेक्स टाइम, ओके, इट टेक्स एफर्ट्स। सो मोटिवेट, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। मैं क्या मांग रही हूँ आपसे? कुछ भी नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ नहीं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो, ताकि मुझे बूस्ट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, मैंने वीडियो में बोला था कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस बुक से वीडियो देखने की, तो बच्चों ने देखी है, उन्होंने कमेंट करा, मुझे उसमें खुशी मिल जाती है। आई एम हैप्पी इन दैट। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि as I said, everything is a two-way process. If I am working very hard for you, I know you are also working very hard, but for yourself. तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मोटिवेशन दे दो, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है कि हाँ मैं रोज उठूँ, थोड़े आपके लिए एफर्ट करूँ, रिसर्च करूँ, पीपीटी बनाऊँ, टॉपिक बनाऊँ, लेक्चर लाऊँ स्पेशली। अदरवाइज मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी थी, मुझे क्या जरूरत है ये वाली वीडियो लाने की, राइट? लेकिन आई नो इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब हो जाएगा ना पेपर तो आके बोलोगे मैम बहुत हेल्प हुई। बस उतना ही सुनना होता है, तो उसके लिए इतनी मेहनत होती है। which is why I'm sorry, just distracted. लेकिन आई वुड से प्लीज कमेंट कि अभी ये वीडियो देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि एक कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ज्यादा ज्यादा कॉटन सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, राइट? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर ये वीडियो सपोजली अभी तो काम की वीडियो है, अगर मैं इस वीडियो में बहुत देर तक फालतू बातें करती हूँ और मैं इसे 2-3 घंटे का बना दूँ, तो 1 घंटा तो आप सैक्रिफाइस कर लोगे कि इस वक्त आप अपनी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई छोड़ के ये वाली पढ़ रहे हो। पर अगर ये 2-3 घंटा चल जाए तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई ना, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है ना, आपको ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना। तो यही होता है, इसी को हम बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इस वजह से जो इसकी शेप है, ठीक है, अब इसकी शेप का भी आपको पीछे राज समझा देती हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने, यहाँ कॉटन है, यहाँ कॉर्न है। एक कॉर्न बनाने के लिए, अभी क्या हुआ, आपने एक कॉर्न बनाने के लिए जो सैक्रिफाइस करा, वो एक कॉटन का करा, -1 या +1। मैं इरेज कर देती हूँ बाकी चीजें ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्राफ पे ही फोकस करना बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं कलर्स चेंज करती जा रही हूँ ताकि इजी हो। अब आपको क्या करना है, एक और कॉर्न बनाना है। एक और कॉर्न के लिए आपने क्या किया, आपने एक और कॉर्न के लिए, अब जो गैप है, पहले -1 था, अब -2 हो गया, थोड़ा ज्यादा सैक्रिफाइस करो। ठीक है, अब आपने एक और कॉर्न के लिए एक और कॉर्न की यूनिट लेनी है हमें, एंड एक और कॉर्न की यूनिट बढ़ाने के लिए आपने और ज्यादा सैक्रिफाइस करा, -3 सैक्रिफाइस करा, एंड माइनस, ये अभी शेप क्लियर नहीं है, पर क्योंकि वो शेप ऐसी होती है बाउड आउटवर्ड, तो वो ये बताती है कि पहले कम सैक्रिफाइस हुआ बढ़ाने के लिए, फिर ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, फिर और ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, तो यहाँ पे माइनस ज्यादा होता गया। इस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट स्लोप। इसका कोई स्लोप है ना, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस पर है उसमें चेंज अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, चेंज इन कॉटन अपॉन चेंज इन कॉर्न। ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक यूनिट कॉर्न बढ़ाने के लिए कितना कॉटन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीज हो रही है, ये ज्यादा ज्यादा कॉटन सैक्रिफाइस करना पड़ा है एक और कॉर्न बनाने के लिए। तो इस वजह से ये इंक्रीजिंग है, इस वजह से इसकी शेप जो होती है वो बाउंड आउटवर्ड होती है, ये लॉजिक होता है। रीड कर लो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन एग्जाम्पल में देख लो, इफ इंडिया शिफ्ट्स लैंड फ्रॉम व्हीट फार्मिंग टू बिल्ड मोर फैक्ट्रीज। अब लैंड तो लिमिटेड है इंडिया के पास, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, उस लैंड में या तो फार्मिंग कर लो, ठीक है, गेहूं उगा लो, या फैक्ट्री बना लो। तो अब क्या, अगर वो गेहूं उगाने को छोड़ के फैक्ट्री बनाने जाते हैं, तो इनिशियली तो क्या होगा कि सबसे लीस्ट फर्टाइल लैंड, जो लो प्रोडक्टिविटी है, वो जाएगा। फार्मर क्या बोलेगा, फार्मर कहेगा यार जहाँ गेहूं नहीं उगता ना, जहाँ फसल अच्छी नहीं होती, उतना लैंड जो फर्टाइल नहीं है वो ले लो, उसमें फैक्ट्री बना दो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, पहले तो स्मॉल लॉसेस होंगे, बट जैसे जैसे फर्टाइल लैंड ज्यादा जाता जाएगा, ठीक है, क्या होगा कि more fertile land will be taken and the loss of wheat production will be higher. की लर्निंग क्या है यहाँ पे, more you shift resources, higher the cost of sacrificing the good. जैसे जैसे रिसोर्स ज्यादा किसी और चीज में देने लगोगे, वैसे वैसे आपकी सैक्रिफाइस करने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी,
क्योंकि जो ऑलरेडी था वो सैक्रिफाइस कर रहे हो ना। और कॉर्न लेने के लिए जो कॉटन ऑलरेडी उसको सैक्रिफाइस करा पहले। इनिशियली क्या होता है प्रोडक्शन में कि एक और कॉर्न प्रोड्यूस कर लेती हूँ, तो खाली 10 यूनिट कॉटन की क्यों प्रोड्यूस करूँ। बहुत लॉजिकली सुनना, प्रोड्यूसर हो तुम, ठीक है, तुम प्रोड्यूसर हो। अब तुमने बोला कि यार मतलब पहले तो सपोजिटली तुमने कहा कि एक और, पहले सिर्फ 10 कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो, तुमने कहा यार खाली 10 कॉटन ही तो है, थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ाता है, एक और चीज प्रोड्यूस करता है। तो एक ही कॉटन तो देनी है, एक कॉटन दी, उसके बदले एक कॉर्न लिया, तो अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा है। फिर आपको थोड़ा लालच आया, आपने कहा एक और कॉर्न प्रोड्यूस कर लेते हैं, दो ही तो देनी है, अभी भी 7 तो है कॉटन, दो और दे देते हैं, दो दी। अब यहाँ पे एक और कॉटन कॉर्न आ गया, दो कॉर्न है, 7 कॉटन है। अभी भी यहाँ इस हाथ में सिर्फ दो है, इस हाथ में 7 लड्डू है। आपने कहा अभी भी ठीक है, तीन और देना है, तीन और देके भी 4 बचेंगी या तीन हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि जैसे जैसे आप एक और कॉर्न का लालच कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे वैसे आपको ज्यादा ज्यादा कॉटन सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, विच इज वाई द शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। What is the slope of PPF? As I said, slope represent करता है opportunity cost. How much of one good must be sacrificed to produce one more unit of another good? और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है x axis, y axis, ये शेप होती है बाउंड आउटवर्ड, ये आपका पीपीएफ है। तो आपको कितना, मैंने कहा ना स्लोप क्या होता है, चेंज इन y axis अपॉन चेंज इन x axis। तो आपको कितना गुड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ दिस गुड, वो बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड वो ही इसका स्लोप होता है। एग्जाम्पल, इफ इंडिया रिलोकेट्स 1000 वर्कर्स एग्रीकल्चर से टेक स्टार्टअप पे, 1000 वर्कर्स है उनको एग्रीकल्चर से टेक स्टार्टअप पे पहुंचा दिया, तो जो लॉस है फूड प्रोडक्शन में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आईटी सर्विस की। कैसे समझ आया कि मैंने 1000 वर्कर्स है उनको बोला एग्रीकल्चर से बेटा तुम टेक में चले जाओ, आईटी में चले जाओ। अब उनको आईटी में भेजने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर वो आईटी में ना होते तो वो कहाँ होते, एग्रीकल्चर में होते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि, और एग्रीकल्चर में होते प्रोडक्शन कर रहे होते, तो उनकी आईटी सर्विस में होने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारा जो प्रोडक्शन में लॉस हुआ है। जितने ज्यादा भेजती जाऊंगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन में लॉस होता जाएगा। की लर्निंग स्लोप क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? आई रियली होप मजा आ रहा है। These are very conceptual things. I'm trying to connect it with the examples for the better understanding. How slope is related to the shape? वैसे तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, but let's read. पीपीएफ जो होता है वो कॉन्केव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिसोर्स शिफ्ट करते हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, जो मैं आपको बता चुकी। अगेन अगर आपको चाहिए मैं पीपीएफ बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पीपीएफ बना के दिखाया, पहले एक यूनिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है स्लोप। ठीक है, तो एक यूनिट ये बढ़ाने के लिए कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तो पहले तो एक यूनिट ये बढ़ाने के लिए मेरे को कम सैक्रिफाइस करनी थी, यहाँ पे थे हम। उसके बाद मुझे एक और यूनिट बढ़ाने के लिए ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा, और फिर मुझे एक और यूनिट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो इसलिए मेरा जो सैक्रिफाइस है बेसिकली क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होता है, चेंज, डेल्टा को चेंज कहता है बेसिकली, चेंज को हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि मैम बार बार डेल्टा क्यों बोल रही है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपको क्या है, पहले तो ये बढ़ाना है एक यूनिट, तो ये भी एक यूनिट कम हो रहा है, एरो का साइज देखना, ये अभी भी एक यूनिट कम हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा कम हुआ, ये अभी भी एक यूनिट बढ़ रहा है, ये थोड़ा और ज्यादा हुआ, ये अभी भी एक यूनिट बढ़ रहा है, ये थोड़ा और ज्यादा कम हुआ। तो ये क्या हो रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है ये वाली शेप। ठीक है, इसको और क्लियरली बता देती हूँ, इसको और क्लियरली समझने के लिए एक चीज समझो कि एक कंक्लूजन दे रही हूँ, उसको लिख लो। ठीक है, आई थिंक यहाँ दे दो। यस, तो यहाँ पे आपको ये समझना है एवरीवन कि आपका जो वो है, स्लोप है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है, कॉन्वेक्स में स्लोप डिक्रीजिंग होता है, कॉन्केव में स्लोप इंक्रीजिंग होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, राइट? सो एक और चीज प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट लीड्स टू शिफ्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। होल्ड ऑन, लेट मी सी मैं कहाँ तक आ रही हूँ, तो मैं उतना ही समझाऊँ। मैं यहाँ पे सी वेरी केयरफुली, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है सारी एक्स वाई है, सब पे पीपीएफ है, ठीक है। वॉच केयरफुली, व्हाट एम आई डूइंग। क्या हुआ यहाँ पे, मैं बता देती हूँ। ये हुआ इनवर्ड रोटेशन, जब किसी एक एक्सिस पे ही हिलता है, ये पॉइंट सेम है, ए पॉइंट सेम है, कर्व अंदर किस साइड हुआ है, एक्स एक्सिस पे अंदर हुआ है, तो इनवर्ड रोटेशन। जब कोई एक एक्सिस पे मूवमेंट होती है तो रोटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। यहाँ क्या हुआ है, ये कर्व था, यहाँ आउटवर्ड हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, शिफ्ट है रोटेशन है, रोटेशन। यहाँ क्या हुआ है, रेड वाले कर्व पे दोनों एक्सिस में चेंज आया है, तो इसको क्या कहते हैं, आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट। जब दोनों एक्सिस में चेंज आता है तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है शिफ्ट, और ये अंदर की तरफ हुआ है तो इनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि दोनों एक्सिस में चेंज आया है। क्या समझ आया, इसको ड्रॉ कर लो, इसको कहीं लिख लो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि बात हुई क्या है, ठीक है। मैंने दिखाया है, पहला जो ब्लू है इनवर्ट शिफ्ट, क्योंकि दोनों एक्सिस पे ही जो कर्व था आपका वो अंदर हो गया है दोनों एक्सिस पे। रेड वाले में आपका कर्व था, दोनों ही एक्सिस पे चेंज आया और बाहर हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है। येलो वाले कर्व पे क्या हुआ है, एक ही एक्सिस पे चेंज आया है, आउटवर्ड की तरफ चेंज आया है, तो राइटवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही जो ग्रीन है, इनवर्ड रोटेशन हुआ है ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे भी होता है, वाई एक्सिस पे भी होता है, वो भी दिखा देती हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, एक जगह लिख लेना, ठीक है। ये डायग्राम्स बना लो, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, फिर मत बोलना। ये क्या है, आउटवर्ड शिफ्ट, पर किस पर है, वाई एक्सिस पे पहले। ये एक्सिस सेम है, आउटवर्ड शिफ्ट यहाँ हुआ है वाई एक्सिस पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या है, इनवर्ड शिफ्ट ऑन वाई एक्सिस। ऊपर क्या था, इनवर्ड शिफ्ट, सॉरी 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 सॉरी, देखा कर दी मैंने गलती, टीचर से भी गलती होती है, समझ आई, रोटेशन है, शिफ्ट नहीं है, रोटेशन। ये भी रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन आउटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सॉरी सॉरी, मुझसे तो क्या गलती, ठीक है, समझ गए, गुड। कमेंट करके बताओ जिसने ये पहली बार देखा है, जो पहली बार समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब शिफ्ट होता कैसा है, मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया है इस चीज में, मैंने तुम्हें बताया शिफ्ट क्या होता है, जब दोनों एक्सिस में चेंज आ रहा है, अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ड या लेफ्टवर्ड, अगर बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड या राइटवर्ड। लेकिन शिफ्ट, रोटेशन क्या होती है, रोटेशन होती है जब कोई एक एक्सिस तो सेम है लेकिन दूसरी एक्सिस पे अंदर या बाहर हो रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे अंदर हुआ है तो इनवर्ड या लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे बाहर की तरफ हुआ है कर्व, वाई पे पॉइंट सेम है जो पहले था, इसका मतलब आउटवर्ड या राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट सेम है, वाई एक्सिस पे अंदर या बाहर गया है, तो आपको पता है इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है।
डिफरेंट बेसिक तो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, आपने भी बोल दिया मैम, ठीक है, हमें रोटेशन एंड शिफ्ट का डिफरेंस समझ आ गया। होता क्यों है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से होता है, वही तो काम की बात है, चलो फिर काम की बात कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है, ठीक है। सो पीपीएफ शिफ्ट आउटवर्ड या राइट जब इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना बाहर, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था। अब अगर लॉजिकली देखो, तो पहले अगर मैं कॉर्न की 10 यूनिट्स बना लेती थी इधर, या 4 यूनिट्स बना लेती थी, एंड कॉटन की 10 बना लेती थी। अब मैं दोनों की ज्यादा बना सकती हूँ, मैं इसकी 15 बना सकती हूँ एंड इसकी 6 बना सकती हूँ। तो ग्रोथ हुई है ना इकोनॉमी में, या तो लैंड आ गया फार्मर्स के पास, या क्या क्या था पहले, पहले सर्कल इतना था, क्या पता फार्मर्स का सर्कल बड़ा हो गया है, पहले इतने सर्कल में प्रोड्यूस हो रहा था, अब ज्यादा एरिया हो गया, तो दोनों कॉटन और वो ग्रो हो गए, कॉटन और कॉर्न दोनों ग्रो हो गए, राइट। सो ये क्या बोल रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट जब होता है पीपीएफ का, इसका मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है। दोनों ही जो एक्स और वाई एक्सिस पे वेरिएबल है, दोनों के लिए ग्रोथ हुई है, यानी लैंड बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, कुछ भी हुआ है, पर बाहर शिफ्ट हो गया, अब दोनों ही जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे, दोनों ही ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट तो अभी अभी हम आउटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो आउटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। अब कल आई थिंक मेरा टेलीग्राम पे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि आई थिंक स्वच्छ भारत मिशन एंड ऑल, तो मैं आपको केस स्टडी भी बता देती हूँ। इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, उससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुई थी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से तब आउटवर्ड शिफ्ट आया था। फार्मर्स अगर व्हीट और राइस ग्रो कर रहे थे, वो दोनों ही चीजें ज्यादा ग्रो कर पाए थे, राइट। मोर रिसोर्सेज, अगर कैपिटल या लेबर और बढ़ जाए और लोग हायर कर लो आप, जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया लेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेक इन इंडिया स्कीम आई गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला इंडिया में बनाओगे इंसेंटिव मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुई, तो उससे क्या हुआ, आपका एडवांसमेंट हुआ, पीपीएफ आगे शिफ्ट हो गया, अब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो इंडिया में, है ना। बेटर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया मिशन आया, स्किल इंडिया मिशन ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, तो उससे और एजुकेशन हुई और स्किल डेवलपमेंट हुई, तो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। ये एग्जांपल्स आ जाते हैं कि व्हाट लीड टू शिफ्ट आउटवर्ड या इनवर्ड, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, उसने क्या किया, मेक इन इंडिया, कॉन्सेप्ट देख लो, मैंने क्वेश्चन क्रिएट करे हुए इस पे, ठीक है। देन व्हाट कॉजेज इनवर्ड शिफ्ट, अब इनवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा, इनवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा, अगर यहाँ था कर्व आपका, तो आपका कर्व अंदर को आ गया है एंड कम हो गया है, तो अगर पहले आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते थे, 6 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते थे, अब आप सिर्फ 4 और 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कम प्रोडक्शन हो गई है, तो मजबूरी में हुई होगी, कब होती है, जब वॉर हो गया है या नेचुरल डिजास्टर हो गया है, ठीक है, वॉर या नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोविड हुआ था, लॉकडाउन ने इकोनॉमिक आउटपुट कम कर दिया था क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो कोविड बहुत अच्छा एग्जांपल है इनवर्ट शिफ्ट का। ब्रेन ड्रेन हो गया, सपोजिटली टैलेंटेड इंजीनियर्स तो बाहर चले गए, तो आपके पास तो लोग ही नहीं बचे ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, तो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो की लर्निंग क्या है कि बेटर रिसोर्सेज होंगे तो बिगर पीपीएफ होगा, लॉस ऑफ रिसोर्स होगा, कुछ डैमेज हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, कोविड आ जाएगा, तो श्रिंक हो जाएगा पीपीएफ, पीपीएफ अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीड्स टू रोटेशन इन पीपीएफ। रोटेशन हमने देखी थी, अंदर या बाहर एक एक्सिस पे, तो क्यों होती है वो, कि पीपीएफ रोटेट करता है जब ग्रोथ होती है सिर्फ एक सेक्टर में, यानी अगर यहाँ पे आपका सपोजिटली एजुकेशन सेक्टर है और यहाँ पे आपका हेल्थ सेक्टर है, तो अगर कोई स्कीम आई जिससे सिर्फ हेल्थ सेक्टर को बेनिफिट हुआ, तो क्या होगा, आपका पीपीएफ एजुकेशन में तो चेंज नहीं आया, सिर्फ हेल्थ के लिए निकाली, तो आगे रोटेट हो जाएगा क्योंकि हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ आई, तो वो क्या बोल रहा है कि पीपीएफ रोटेट होता है जब ग्रोथ होती है सिर्फ एक सेक्टर में, नॉट द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है। एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट हु आर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, बिफोर स्वच्छ भारत मिशन हाई डिजीज रेट बहुत ज्यादा थे एंड लो वर्कर एफिशिएंसी थी। आफ्टर स्वच्छ भारत क्या हुआ, बेटर सैनिटेशन हुई एंड हेल्थ वर्कफोर्स इंक्रीज हुई, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, तो कौन से सेक्टर में बेनिफिट हुआ, सिर्फ हेल्थ केयर में, सिर्फ हेल्थ केयर में बेनिफिट की वजह से सिर्फ हेल्थ केयर वाला ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ, रोटेट हुआ, सॉरी। तो आपके स्वच्छ भारत मिशन की वजह से क्या होगा, रोटेशन होगी आउटवर्ड हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। सो की लर्निंग, इफ ओनली वन सेक्टर बेनिफिट, पीपीएफ रोटेट करता है, ऐसे ही किसी एक सेक्टर में लॉस हो जाए, तो जैसे ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया,
तो ब्रेन ड्रेन में क्या होगा, लोग बाहर चले गए। अब मैं सेम कर्व बना रही हूँ, ये था हेल्थ केयर, ठीक है, और ये था एजुकेशन। तो एजुकेटेड लोग जो है वो बाहर चले गए, एजुकेशन सेक्टर में फर्क पड़ा तो ये अंदर हो गया, ठीक है। सो रोटेशन हो गई इनवर्ड अगर लॉस हुआ है किसी एक सेक्टर में, बट किसी एक ही सेक्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड पीपीएफ मींस? वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आता है पेपर में। ये पीपीएफ है। पीपीएफ क्या दिखाता है? पीपीएफ दिखाता है कि जो इसके ऊपर पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम आउटपुट है जो प्रोड्यूस हो सकता है जब सारे रिसोर्सेज यूज हो गए हैं, ठीक है, सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो गए हैं, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो पीपीएफ पे आ जाते हैं। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर पीपीएफ के अंदर है, ये पॉइंट है ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है इनसाइड द पीपीएफ, इट मींस रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी। रिसोर्सेज को पूरी तरह एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हम। जैसे मैंने आपको बोला था लैंड है, सपोजिटली पूरा लैंड यूज कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ इतना ही हिस्सा यूज कर रहे हो, दो कुछ बनाने में इतना वेस्ट हो रहा है, यानी अनएम्प्लॉयड पड़ा है लैंड, लैंड एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कोई पॉइंट अंदर प्रोड्यूस हो रहा है कि कॉटन और कॉर्न की इतने इतने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकता है, बट आप सिर्फ यहाँ बैठे हो पेपर। तो एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट का था, स्वच्छ भारत मिशन, रोटेशन होती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट से मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ नॉट वर्किंग, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, तो आप इकोनॉमी में पीपीएफ के अंदर इनसाइड पॉइंट पे होते हो। पीपीएफ सेम रहता है, पीपीएफ में ना ही इस वक्त क्या हो रहा है, दैट्स फॉर द स्टूडेंट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड फॉर अदर्स आल्सो, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट केस इन इंडिया, व्हाट हैपेंस इन पीपीएफ? पीपीएफ नाइदर shifts nor rotate, but we are inside, we are functioning inside the ppf, inside on any point on the ppf, under the ppf. Why? Because the resources are underutilized and inefficiently used. सो आइडियल फैक्ट्रीज, अगर लॉकडाउन में फैक्ट्रीज खाली पड़ी थी, शट डाउन हो रही थी, तो हम पीपीएफ पे नहीं थे, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेज खाली पड़े थे, लोग अनएम्प्लॉयड पड़े थे, इसलिए हम पीपीएफ के अंदर थे। तो आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में ओवरऑल, अगर वो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जो काम ढूंढ रहे हैं, तो सोचो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अभी करंटली अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब हम पीपीएफ के अंदर है किसी पॉइंट पे, अभी हम अपने मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल आउटकम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी स्कोप है, कितना स्कोप है, जैसे आप देख रहे हो इस कर्व में कितना स्कोप है, देखो हम ये बढ़ा सकते हैं, हम ये वाला आउटपुट बढ़ा सकते हैं, हम दोनों आउटपुट बढ़ा सकते हैं, हम कहीं भी दोनों चीजें बढ़ा सकते हैं just by employing people, but they are staying unemployed, which is why we are not sitting on the curve of best possible combination of the output that can be produced when the resources are fully and efficiently utilized. Good. Okay. Key learning: unemployment inefficiency is equal to economy producing below its potential. Got it? सो पीपीएफ के अंदर तो ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आया कि मैम पीपीएफ के बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जी पॉइंट है, पीपीएफ के बाहर क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकते? नहीं प्रोड्यूस कर सकते। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड द पीपीएफ with existing resources and technology. Example, can India suddenly double its GDP tomorrow? No. रिसोर्सेज तो उतने ही है ना यार, मतलब आप या तो रिसोर्स अनएम्प्लॉयड है तो अंदर बैठे हो, रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड है तो कर्व पे बैठे हो। तो अगर फुल्ली एम्प्लॉयड हो ही गया, सॉल्व हो गया, वही काम ढूंढ रहे थे, उन 100 के 100 को काम मिल गया, वो इतना ही बना पा रहे हैं ना, एक और कहां से लाओगे ये बनाने के लिए? नहीं ला सकते, तो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, वी आर ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। ओके, आई थिंक आई एडजस्ट द स्क्रीन बिकॉज अब मैं चाहती हूँ आपको क्वेश्चन दिखे, मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ, वरना आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, ताकि आई एम वर्किंग कि आपको क्वेश्चन दिखे खाली। आई थिंक अभी परफेक्ट है। Yeah, I think that's perfect. So let's go on with the questions. First question है आपका कि unlimited, okay, the production possibility frontier represents what? Take 5 seconds max and comment करते जाओ। अभी लाइव चैट चालू है और मैं देख रही हूँ चैट को, so I'm looking at the chat box and I'm looking at whosoever is answering. So let me see कितना अच्छा आंसर दे रहे हो, तुम्हें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आया आज का।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है पीपीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ए, अनलिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अनलिमिटेड होती है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रोडक्शन कोटास, या द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस पीपीएफ? ओके, आई काउंट 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is maximum possible combinations of two goods. Maximum PPF क्या है? PPF यही बता रहा है ना ये। तो ये क्या है? Maximum possible combination of two goods that can be produced जब सारे resources fully and efficiently used है। तो करते ही कल से यही पढ़ रहे हैं हम। आई थिंक अब तो रट गया होगा, आप लोग नींद में भी बोल दोगे ये लाइन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। What does a concave यानी bowed out shape of PPF indicate? क्या इंडिकेट करती है? ये भी मैंने पढ़ा है, तो तुम लोग का आंसर आना चाहिए। सपोज ये कौन है? ये कॉटन है और ये पीपीएफ है। ये बाउड आउटवर्ड है, तो ये बाउड आउटवर्ड यानी कॉनकेव शेप क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, पहले तो इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी, एंड आई होप यू गॉट इट राइट। Third question, there are 10 questions as I said. If a country is producing inside its PPF, उसका मतलब क्या है? यानी ये आपका PPF है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमी यहाँ पे, ओके कलर ही नहीं दिख रहा पेन का। इकोनॉमी यहाँ पर है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए बोल देती हूँ मैं। यानी मैं प्रोड्यूस इतना कर सकती थी, पर मैं ए पे बैठी हूँ, इनसाइड हूँ मैं। इनसाइड का मतलब क्या है? रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है। जब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होते हैं तो आप कहाँ होते हो? ऑन पीपीएफ। पीपीएफ पे बैठे होते हो, रिसोर्स फुल यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है रैपिडली तो क्या होता है? शिफ्ट होता है आउटवर्ड। कंट्री हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी अभी इसलिए आ रहा है तुम लोग को कि तुम लोगों ने पढ़ लिया है जो मैंने पढ़ा है, पर इससे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी होता है। आई हैव दोस। Which of the following will shift India's PPF outward? PPF outward यानी ये आपका PPF है, ठीक है। अब उसने बोला है शिफ्ट, सबसे पहले कीवर्ड देखो, उसने बोला है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या है? शिफ्ट का मतलब हमने क्या देखा था कि दोनों एक्सिस पे चेंज आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है शिफ्ट का मतलब है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये एक्सेस अगर आपके ये पॉइंट्स थे, अब आपके दोनों ही चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये कब होगा? शिफ्ट कब होगा? कब शिफ्ट होगा? हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो आप और अंदर अंदर होते जाओगे पीपीएफ में, तो ये तो नहीं है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन से इंडस्ट्री होगी फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये भी बंद हो जाएगा। माइग्रेशन हो जाएगी फॉरेन कंट्री में, तो एक साइड से अंदर हो जाएगा। तो इम्प्रूव होगी अगर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप हर तरह के गुड को मैन्युफैक्चर ज्यादा कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी मैन्युफैक्चरिंग में। Next question, which of the following real life events led to an outward shift in India's PPF? मैं पहले PPF ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरा PPF है। ऑप्शन तब तक मैं वेट कर रही हूँ, तुम लोग लिख रहे हो चैट बॉक्स में, मैं इसीलिए यहाँ टाइम पास कर रही हूँ ड्रॉ करके, वरना तुम्हें भी पता होना चाहिए। आउटवर्ड और शिफ्ट यानी अगेन दोनों एक्सिस में ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो रियल लाइफ इवेंट कौन सा था? इकोनॉमिक स्लो डाउन? नहीं।
हाई इन्फ्लेशन नहीं, इंक्रीज टैक्सेस नहीं, करेक्ट आंसर क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से अगर यहाँ व्हीट है, अगर यहाँ राइस है, तो प्रोडक्शन दोनों की इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो ये रियल लाइफ इवेंट में पीपीएफ जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत मिशन प्राइमरली लेड टू, स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ था? रोटेशन हुई थी ड्यू टू बेटर हेल्थ कंडीशन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, पहले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट। स्वच्छ भारत मिशन से कॉस्ट कैसे बढ़ गई और दो चीजों में कैसे बढ़ गई? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो नहीं होगा। एलिमिनेशन हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की? नहीं। नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी? नहीं। बेसिकली रोटेशन हुआ था। तो अगर ये आपका, मैं आपको बता देती हूँ ड्रॉ करके दोबारा, फॉर दोज ऑफ यू ज्वाइन नाउ, पूरी क्लास में मैंने सारी चीजें समझाई हैं। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज पूरा लेक्चर देखना, एंड आई एम होपिंग कि तुम लोग आंसर दे रहे हो। तो ये हमारा पीपीएफ है। ठीक है, ये आपका एजुकेशन सेक्टर है, ये आपका हेल्थ केयर है। स्वच्छ भारत आने से हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हुई, एंड क्योंकि हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हुई तो जो हेल्थ केयर है उस साइड से इंक्रीज हो गया। यहाँ तो सेम रहा, एजुकेशन में चेंज नहीं आया, पर हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई। तो आपका क्या हुआ? रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन आउटवर्ड या राइटवर्ड। ठीक है, रोटेशन हुआ। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट लाइन पीपीएफ, एक स्ट्रेट लाइन पीपीएफ, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हुआ, पीपीएफ, वैसे तो पीपीएफ हमें पता है क्या होता है, हमें पता है पीपीएफ की शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, बाउंड आउटवर्ड होती है, पर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर पीपीएफ का शेप ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि तीन तरह की शेप्स हो सकती हैं। बताया था नहीं बताया था? ये होती है कॉन्वेक्स, ये होती है कॉनकेव बाउंड आउटवर्ड, ये होती है स्ट्रेट लाइन। इसके साथ मैंने क्या बताया था? इसके साथ मैंने बताया था कि जो कॉनकेव कॉन्वेक्स होती है, इसका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होता है। कहाँ गया पेन? इस ओहो, इसका स्लोप डिक्रीजिंग होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, एंड कॉनकेव का आपने देख लिया स्लोप इंक्रीजिंग होता है। अब स्लोप क्या है हमारे पीपीएफ का? स्लोप को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, कि एक कॉर्न बढ़ाने के लिए हर बार एक कॉटन माइनस करनी होगी, फिर एक कॉर्न बनाने के लिए एक कॉटन माइनस करनी होगी, फिर एक कॉर्न बढ़ाने के लिए एक ही कॉटन माइनस करनी पड़ेगी, ना कि हर बार। और कॉनकेव में क्या था, चलो मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ, मजा आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट ना थोड़ा क्लियर हो ही जाना चाहिए तुम लोगों का, मैं बता देती हूँ। ओके, सो आई विल टेल यू। नंबर वन, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स शेप का मतलब है स्लोप जो है आपका वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज और प्लस करने के लिए जो माइनस हो रही है वो कम कम माइनस हो रही है। पहले -4 थी, फिर -3 हुई, फिर -2 हुई, और अब एक और प्लस करने के लिए -1। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट हो गया क्या? नेक्स्ट हो गया आपका ये, इस ग्राफ को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कोई भी चीज +1 +1 +1 करने के लिए -1 ही करनी है हर बार। ठीक है, और फिर होता है आपका नेक्स्ट वाला, जो कि होता है, आपने जो पढ़ा, कॉनकेव। कॉनकेव का स्लोप जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब है कोई भी चीज +1 +1 +1 +1 करने के लिए आपका जो माइनस है, जो सैक्रिफाइस है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में लिख दो शेप्स। इफ यू राइट कमेंट में शेप्स, तो मैं समझ जाऊंगी कि अभी भी कोई डाउट रह गया है, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, वैसे मैथ्स से रिलेटेड है, बट जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, which is why I'm explaining. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What happens if an economy tries to produce beyond its PPF? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्या होगा अगर एक इकोनॉमी कोशिश कर रही है कि अपने पीपीएफ के बाहर प्रोड्यूस करे। पीपीएफ के बाहर प्रोड्यूस करे मतलब कि आपका ये पीपीएफ है, अगर ये पीपीएफ है यानी जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम सारे रिसोर्स यूज करके इस कर्व पे हो सकता है ए बी सी, या अंदर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर इकोनॉमी ट्राई कर रही है कि वो प्रोड्यूस करे एफ पे जो कि बाहर है पीपीएफ से, तो क्या होता है? इट अचीव्स हायर एफिशिएंसी? नहीं। इट फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कैन नॉट सस्टेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? यस। It leads to zero opportunity cost? No. It becomes centrally planned? No. So the correct answer is option number B. And I hope you got that right. मैं जितनी देर क्वेश्चन पढ़ती हूँ, I'm assuming तुम उतनी देर में आंसर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, right? Then next is, which of the following is not a reason for an inward shift? तो inward shift हुआ है पीपीएफ में, इसका मतलब है ये आपका पीपीएफ था, ठीक है, ओरिजिनल। अभी क्या हुआ है इस ओरिजिनल पीपीएफ में, अंदर इनवर्ट शिफ्ट आया है। इनवर्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? वॉर, बेसिकली रिसोर्स कम हो जाना, ठीक है, रिसोर्स क्रंच हो जाना। तो रिसोर्स कम हो गया है तो कम प्रोडक्शन होगी, और दोनों ही गुड्स का रिसोर्स कम हो गया है। अच्छा मैंने ऐसे ही वॉर लिखा था, पहला ऑप्शन ही वॉर है। वॉर डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल कॉज इनवर्ट शिफ्ट, पर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन में क्या है? mass migration of skilled labor abroad. Which of this is not a reason? Okay, okay, okay. This is not a reason. Inward shift का reason है तो inward है। मास माइग्रेशन, लेबर का माइग्रेशन हो गया बाहर तो भी आपके रिसोर्स कम हो गए, ये भी इनवर्ड जाएगा। सिवियर ड्रॉट रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, ये भी इनवर्ड जाएगा। तो इनवर्ड क्या नहीं जाएगा? अगर डिस्कवरी हुई है न्यू ऑयल रिजर्व की तो आपके रिसोर्सेज बढ़े हैं, तो फिर आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो सी इज नॉट द रीजन ऑफ इनवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इंडिया, अब दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आई एम पहले ही saying so, इंडिया इज, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, आई एम जस्ट रीडिंग इट कि इंडिया इन्वेस्ट कर रही है हेवीली अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये रियल करंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा इस बार सीयूईटी में। इंडिया इन्वेस्ट कर रही है हेवीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड रोबोटिक्स में, हमें पता है। ये पीपीएफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बस इतना बता दो, ऑप्शंस देख बता दो, आई एम वेटिंग। इस क्वेश्चन को आंसर इन कमेंट विद रीजन, दैट्स योर होमवर्क। इसका आंसर कहाँ दोगे? इसका आंसर दोगे तुम लोग कमेंट सेक्शन में रीजन के साथ, तब मैं बताऊंगी सही आंसर कौन सा। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया। नाउ आई वांट यू गाइस टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड दोज हु, दिस जस्ट एन अनाउंसमेंट गाइस, ये तो क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो। Otherwise also I'm telling you about this course, about this paid course basically. This is a paid course for CUET economics. So ऑनलाइन यूट्यूब पे चलता रहेगा, कंटेंट आता रहेगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, बट हाउ पेड कोर्स इज डिफरेंट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग दिस, पेड कोर्स इज वेरी डिफरेंट, रीजन बीइंग कि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, मेरा बैच साइज स्मॉल है तो मुझे फिर मेरी ड्यूटी है, फिर आपको सब छोड़ देना है। इट्स माय ड्यूटी टू पुल यू टुवर्ड्स दैट 100%। सबसे बड़ी बात है आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, मॉक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो कैसे आ रहे हैं वो पता चलेगा। देन एनसीईआरटी जितना डिटेल में हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डिटेल में हम इंटर होके स्क्रूटनाइज करेंगे सारा कुछ ऑफलाइन मोड में। एंड ऑफलाइन मोड में आपको एंड में मेरी वन ऑन वन बहुत ज्यादा ही डिटेल गाइडेंस मिल रही है, सो उससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। एंड दैट्स नॉट इवन प्राइस्ड एट अ वेरी costly rate. The original price was something else, but now since it's early bird discount and I know you guys are facing already a lot of stress, which is why I've reduced the cost so that most of you can join. बिकॉज आई अंडरस्टैंड वो सिलेबस चेंज की वजह से पैनिक हो रहा है, मुझे और पैनिक नहीं फैलाना है, इसलिए मैंने कॉस्ट कट कर दी एंड मैं वो
मार्केट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाऊंगी कि ओ इतना था कट करके अब इतना डिस्काउंटेड, नथिंग, दैट्स द प्राइस एंड दैट विल रिमेन सेम फॉर एवरीबॉडी. सो दैट्स वन थिंग. एंड अनदर थिंग आई वुड से अबाउट दिस थिंग कोर्स का, यार मतलब इट्स अप टू यू टू ज्वाइन और नॉट. आई कांट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन. दैट्स वन थिंग. एंड कनेक्टिंग, अभी आपने जो क्वेश्चंस देखे ना एवरीवन, वो क्वेश्चन ना ट्रेलर भी नहीं है, टीजर भी नहीं है. आई वुड से the questions that you've just seen, is not even a teaser of what I have in store for you all. And I really would want you all to make the most of it. So as it's mentioned that मैं पूरा syllabus cover करूंगी, 1000 question bank and all, पढ़ लेना यार, इसको देख लेना. ठीक है, इतना नहीं बता रही मैं. एंड इसके अलावा आपको ये समझना जरूरी है कि आपके मेजर मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको. जैसे आपने देखा ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है, या मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट दिए ना, पहले कॉन्सेप्ट समझाए फिर क्वेश्चन कराए, इससे कहीं ज्यादा डिटेल मिलेगी. सो इफ दिस इज जस्ट अ टीजर, अभी तो ट्रेलर भी नहीं है. ट्रेलर नहीं होगा तो मूवी कैसी होगी, बस उतना जान सकते हो आप लोग. ठीक है. एंड गाइस, हाँ, द मेन पार्ट, द मेन अनाउंसमेंट इज दैट whosoever, अभी जो मेरी कंटेंट चल रहा है रोज 6 PM पे चल रहा है, whosoever आप लोगों में से बहुत एक्टिव रहता है कि हर क्वेश्चन का आंसर करता है, ठीक है, if you answer every question in the comment box, okay, and if you participate actively in every poll and in everything that I do on Telegram and WhatsApp community, so I have an offer for you. मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी बोर्ड एग्जाम यानी 20th मार्च तक, एंड जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे उनमें से आई विल पिक 3 विनर्स, एंड वो 3 विनर्स को ये वाले कोर्स में फ्री एनरोलमेंट मिलेगा. दैट्स माय अनाउंसमेंट एंड इन अ वे गिव अवे फॉर यू. इसमें आपको पूरा क्वेश्चन बैंक एंड सब मिलेगा. सो क्वेश्चन बैंक कैसे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने को मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग, कॉन्टेस्ट हो रहा है. कॉन्टेस्ट में आप लोगों को 20th मार्च तक जो भी मैं कंटेंट फ्लोट करती हूँ सीयूटी से रिलेटेड, उसमें सारे आंसर्स देने हैं. जो भी मैं पूछ रही हूँ, मैं वीडियोस के बीच बीच में कोई क्वेश्चन आपके लिए रखूंगी स्पेशली आप लोगों के लिए जो कॉन्टेस्ट में, एंड आप लोगों को उनके आंसर्स देने होंगे. एंड जो लोग डेली बेसिस पे एक्टिवली आंसर देंगे, मैं उनमें से 3 लोग पिक करूंगी बेस्ड ऑन द एनालिसिस. आई डू द प्रॉपर एनालिसिस एंड उन 3 लोगों को इस कोर्स का फ्री एक्सेस मिलेगा. दैट्स माय डील फॉर यू. And with that, I'll wrap up the session. I really hope it was good. I'm again showing you the question for today that you have to answer in the comment box. इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो. और नॉट ओनली द आंसर, यू हैव टू आंसर द रीजन. मैंने सारे रीजन समझाए वीडियो में, सो आंसर करो रीजन के साथ. And I'll get back to you in the comment box. And I really hope it was helpful for you. Tomorrow we'll again begin with the NCERT chapter 2, जिसमें हम लोग chapter 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव है. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पहले आएंगे, यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे कल. सो या स्टे ट्यून्ड, 6 PM रेडी रहो. एंड बाकी रात को मैं लाइव लेने आती रहूंगी, so you guys can join. I'll update you on the Telegram group. Yeah, most importantly, you have to stay very active on the Telegram. So Telegram group का link मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. Telegram group ज्वाइन कर लो, frequent updates आती हैं वहां पे, उसके हिसाब से हम कभी भी लाइव आ जाते हैं, तुम्हारे डाउट एड्रेस कर देते हैं. Okay, so I'll see you tomorrow at 6 PM. I really hope the session was fruitful. Please write in the comment box how did you like it, and thank you so much.